नमस्कार, मैं हूं शेखर, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। और हमारे साथ बने हैं द फेडरल देश के हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित राय। आज हम एक बहुत हॉट टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कल रात से बहुत ही ट्रेंड में बनी हुई है, जिस पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा की जा रही है। वह है अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई हॉट टॉक पर। अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा पहले कुछ तस्वीरें दिखाए जो कल रात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में के बीच देखने को मिली। और इस दौरान अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद थे। काफी देर तक गहमागहमी हुई। जैसे आप देख सकते हैं कि अमेरिकन उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हॉट टॉक हो रही है। Mr. और President, ये do ये you लोग जो disagree that you've मौजूद हुए had थे। problems bringing people into your military? Have And problems. do you think that it's I will respectful answer. to come to the Oval Office I of will the United answer. States of America and attack the administration that is trying to? तो आपने देखा कि ये जो जेडी वैंस है, अमेरिकन उपराष्ट्रपति द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये जेलेंस्की को बता रहे हैं कि किस तरह से आपने हमने जो सहायता दी थी। आप जब पेंसिल्वेनिया आए थे, पूर्व राष्ट्रपति के समर्थन में आपने सभाएं की थी, और हम आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और आपने एक थैंक यू तक नहीं बोला। तो ललित जी, जो ये आप देख रहे हैं कि जो ये तस्वीरें जो अभी आपने देखी, ये इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए शेखर, सबसे बड़ी बात है कि सामान्य तौर पर जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं या बड़े लोग मिलते हैं तो उनके बीच में बातचीत होती है। लेकिन ये तो पहली बार हुआ है कि जब दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बैठे हुए हैं और जेलेंस्की ओवल ऑफिस में उनसे मिल रहे हैं। और आप जो बातचीत का जो लहजा देखिए वो इस तरीके से है कि ये दोनों लोग बहुत ही अटैकिव मोड में जेलेंस्की से तमाम तीखे सवाल कर रहे हैं। और दुनिया ने इसको देखा है तो ये बड़ा, मतलब सभी लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या दो देशों के जो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में इस तरीके से बात हो सकती है। क्योंकि बंद कमरे के अंदर अगर मान लीजिए किसी को किसी से कोई आपत्ति भी है, गिला शिकवा भी है और कुछ वो तीखी उससे हॉट टॉक भी होता है, तो फिर वो चीज है बंद कमरे के अंदर ही रह जाती है। और वो शायद जो है 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल के बाद ये पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और उसके बाद भी लोग अनुमान ही लगाते हैं कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि उसको किसी ने देखा नहीं। लेकिन ये पहली बार है कि जेलेंस्की, ट्रंप और बेंस तीनों बैठे हुए हैं, ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं और उनके बीच की जो बात है वो दुनिया के अब सामने है। और किस तरीके से जेलेंस्की को एक होता है ना कि अटैक करने की मूड में जो बातों के जरिए, जो शब्दों के जरिए वो ट्रंप और बेंस दोनों कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा कि उस तस्वीर में आपने देखा होगा कि जेलेंस्की कहीं कहीं ढीले नहीं पड़े। जेलेंस्की जो है अपनी बात को रख रहे हैं, अच्छे तरीके से रख रहे हैं और वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में रसिया और यूक्रेन के बीच में वार हुआ और क्या-क्या स्थिति रही, हमारा क्या पोजीशन रहा। तो जेलेंस्की ने अपनी बात को रखा। लेकिन ये तो बात है कि अगर केवल विजुअल पे जाएँ और उसके बाद उनके हॉट टॉक पे जाएँ, तो निश्चित तौर पे ये हैरान और परेशान करने वाली बात है कि 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, अब तो अगर इस तरह की स्थिति बनती है और कोई ऐसी कंट्री जिसको अमेरिका बहुत पसंद नहीं करता है, तो उसके राष्ट्राध्यक्ष शायद जो है उनको डर लगेगा ओवल ऑफिस में जाने में, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये तो शुरुआत हो चुकी है। पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस क्या सवाल पूछ दें, क्या कह दें, और हो सकता है कि काफ़ी ऑकवर्ड स्थिति का जो सामना करना पड़े। तो निश्चित तौर पे कि ये स्थिति ऐसी बनी है कि जिसको हम सब देख रहे हैं। और कल रात में जब ये ट्विटर पे, एक्स पे ये वीडियो आया जो है, उसके बाद से चर्चा का बाजार जो है गर्म है। और यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यूरोपियन कंट्रीज खुल करके वो जेलेंस्की के समर्थन में उतरते हुए नजर भी आ रहे हैं। और जैसे जब दोनों नेता पहले मिले और दोनों नेताओं ने साथ फोटो खिंचवाई और व्हाइट हाउस की तरफ बढ़े, ओवल ऑफिस की तरफ बढ़े, तो उससे पहले मुझे नहीं लगता कि दोनों नेताओं ने ये कयास लगाए होंगे कि हमारे बीच की जो वार्ता है इस तरह से हॉट टॉक में तब्दील हो सकती है। क्योंकि
ये सिर्फ बातचीत जो दोनों के बीच की बातचीत थी ललित जी, मैं बताना चाहूंगा कि दोनों जो राष्ट्राध्यक्षों के बीच की बातचीत थी, ये जो यूक्रेन में जो मिनरल्स के खदान है और जो यूक्रेन और रसिया का जो जंग चल रही है उसको खत्म लेने को लेकर थी। लेकिन जब यहाँ पर को जब डील होने से पहले ही जब सवाल उठाए गए राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से कि हमें सिक्योरिटी का के लिए भरोसा हमें नहीं। सिक्योरिटी चाहिए, और इस अगर क्योंकि अगर कल के दिन हमें सिक्योरिटी नहीं होगी, रसिया हमारे ऊपर दोबारा से आक्रमण कर सकता है, हमला कर सकता है, और हम नहीं चाहते कि दोबारा से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि हम आपको राष्ट्रपति हम आपको सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर को अपने जो माइनिंग करने वाले लोग हैं, अपने कर्मचारी वो ऑलरेडी भेजेंगे, तो लेकिन हम इस चीज की कोई गारंटी नहीं देंगे कि सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं देंगे। आप अपने यूरोपियन दोस्तों से मदद मांग सकते हैं, फ्रांस से मदद मांग सकते हैं, कनाडा से मदद मांग सकते हैं, अन्य देशों से, जर्मनी से मदद मांग सकते हैं, लेकिन हम इस तरह की कोई गारंटी नहीं देंगे। उसके बाद जाकर ये जो आराम से बातचीत चल रही थी या हॉट टॉक में तब्दील हो गई। उसके बाद जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने बीच में आए तो फिर बात ज्यादा बिगड़ गई। यहाँ तक कि जो मीडिया सूत्रों में इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने तक के लिए कह दिया गया, और राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति जब जेलेंस्की वहां से निकले, उसके बाद जेलेंस्की से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने बकायदा मीडिया के सामने कहा कि मैं अमेरिका का धन्यवाद करता हूं, वहां के कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं, वहां के राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगा जो हॉट टॉक हुई, क्योंकि उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। ललित जी, तो अब क्या? देखिए शेखर, यहाँ पे 2-3 चीजें मतलब समझनी पड़ेगी कि जब 3 साल पहले रसिया और यूक्रेन के बीच में वार शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो उस समय स्थिति ये थी जो है कि अमेरिका में खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन्स, और पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको सही नहीं मानते थे। वो ये मान के चलते थे कि इसमें अमेरिकन जो बाइडेन प्रशासन है उसकी भूमिका जो है वो तटस्थ होनी चाहिए थी या युद्ध को खत्म कराने की होनी चाहिए थी। लेकिन उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि वो खुल करके यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए, अपनी मिलिट्री नहीं भेजी, उसके पीछे अलग वजह थी, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पर बाइडेन, छोटा सा आपको रोकना चाहूंगा कि जो मैंने ये पहले भी कहा था कि जब वार्ता चल रही थी, जो जेडी वेंस ने बीच में टोका, तो उन्होंने ये कहा कि आप तो जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो आप पेंसिल्वेनिया में फॉर्मर राष्ट्रपति के पक्ष में सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो ये उनकी एक मानसिकता को दर्शाता है कि इस तरह की बात है, क्योंकि आप यहाँ पर को ना कोई डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार है, ना आप यहाँ रिपब्लिक के उम्मीदवार हैं, आप यहाँ पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देश के सबसे शक्तिशाली देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ये कहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अब वो उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, यहाँ तक कि जबकि पूरे विश्व की मीडिया की निगाहें उस टॉक पर लगी हुई थी, तो यहाँ पर कोई ये बातचीत कहना, मुझे नहीं लगता कि ये उनकी एक तुच्छ मानसिकता, मैं कह सकता हूँ कि ये हो सकती है उसके पीछे की वजह। हाँ, आप अपनी बात कंटिन्यू हाँ, कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस समय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यूक्रेन के साथ जाने का फैसला किया, और आप देखेंगे कि नेटो का बार-बार जिक्र आता है। अल्टीमेटली ये झगड़ा, ये सारी लड़ाई, उसके पीछे पृष्ठभूमि अलग है। मतलब रसिया का कहीं न कहीं जो नज़र जो है कुर्स्क का इलाका है, उस पर जो उसकी नज़र है कि वहाँ पे चूँकि मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो स्वाभाविक तौर पे है कि आज के परिप्रेक्ष्य में वही देश ताकतवर होगा जिसके पास जो है आर्थिक तौर पे संपन्नता हो, और उसकी से ज़्यादा। तो एक तो विषय ये था। दूसरी विषय ये थी जो है कि बार-बार यूक्रेन को ये लगता था कि रसिया हमारे लिए थ्रेट है, और हमको फ़ायदा क्या हो सकता है कि अगर मैं नेटो कंट्रीज़ में जाता हूँ, तो मुझे जो सिक्योरिटी कवर मिलेगा। क्योंकि नेटो कंट्रीज़ का एक रूल है, प्रिंसिपल है कि अगर उसके सदस्य देशों में किसी एक पर भी हमला होता है, तो बाकी सारे सदस्य ये मान के चलते हैं कि वो हमारे हाँ, खिलाफ वो लड़ाई ट्रीटी है, जैसे कि अगर उनमें से किसी देश पे हमला होगा तो तो सारे देशों की जो सेना है नाटो की, वो सारा उसके आप सपोर्ट में है। आप ये देखिए कि अमेरिका और रसिया एक नेचुरल अलाई, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये मान के चल रहा था कि अमेरिका रसिया एक नेचुरल अलाई जो है नहीं हो सकते हैं। लेकिन ठीक उसके उलट
ठीक उसके उलट जो है रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप की ये सोच थी कि अमेरिका को ये देखना चाहिए कि रसिया हमारा नेचुरल अलाई जो है हो सकता है, हम उसके साथ मिल करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में मौजूदा परिस्थिति में अमेरिका को सबसे ज्यादा दिक्कत वो चाइना से है, ना कि रसिया से है। लेकिन खैर वो हाँ बिल्कुल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया। और ट्रंप की अगर बात करें तो ट्रंप विशुद्ध तौर पे वो क्या है कि बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन हर चीज को अपने बिजनेस के नजरिए से ही देखता है, अपने फायदे के हिसाब से देखता है। और अब ये लगता है ट्रंप को कि अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे को, जो उनका सपना भी है, और उसको वास्तव में धरातल पर उतारना है, तो वो सारी आर्थिक शक्तियों पर कंसंट्रेशन उसका होना ही चाहिए। और चाहे दुनिया के किसी भी इलाके में हो, इस तरह की व्यवस्था बने कि चाहे बातचीत के जरिए, चाहे प्रेम के जरिए, चाहे दबाव के जरिए, कि वो आर्थिक संपन्नता को हासिल करने के लिए उन इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके। तो निश्चित तौर पे एक बात तो ये है। दूसरी चीज, जेडी बेंस ने अगर पेंसिल्वेनिया का जिक्र किया जो है, तो स्वाभाविक है कि उस समय रिपब्लिकन वर्सेस जो डेमोक्रेट की लड़ाई थी, और यदि आप जो है डेमोक्रेट पार्टी के फेवर में जाकर के सपोर्ट करते हैं, वहां के जाके प्रचार भी करते हैं, तो निश्चित तौर पे अपोजिट पार्टी उसको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसके उसके भी सर्वाइवल की बात थी, उसके राह में रोड़े अटकाने वाली बात है। तो कुछ ना कुछ जो है वो एक गुस्सा था। और जब वो देखे, जब ये जेडी बेंस से मुलाकात हुई है जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे, तो उन्होंने एक तरीके से अपनी खींच निकाली कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए था। आप एक देश के आंतरिक मैटर में, जो कि चुनावी प्रक्रिया थी, उसमें आप एक तरफ से एक पार्टी बन रहे हैं, और किसी भी देश की आंतरिक जो व्यवस्था है, राजनीति है, चुनावी जो राजनीति है, उसमें किसी तीसरे दल को, किसी तीसरी पार्टी को, या किसी तीसरे देश को एक पार्टी के तौर पर पेश नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये एक तरीके से उन्होंने कड़े शब्दों में संदेश दिया। लेकिन सबके बावजूद बात यही है कि इस तरह का जो आपने दृश्य देखा, ये शायद ही आपने देखा रहा होगा अब तक की जितनी भी आपने कवरेज की होगी, और जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए होंगे, इस तरह की बातें आती थी कि ठीक है, फला ने फला को डांट दिया, फला ने अपनी जो है नाराजगी जाहिर कर दी, और वो मीडिया में मतलब आता था 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद और चर्चा होती थी। लेकिन ये चीज तो ऐसी है कि जो सामने आ गई कि कितनी कड़वाहट अमेरिका अमेरिका भी नहीं, खासतौर से जो रिपब्लिकन ट्रंप और बेंस के मन में जेलेंस्की के लिए भरा हुआ था। लेकिन जेलेंस्की भी अपनी भाव भंगिमा भंगिमा में कहीं नरमी नहीं लाए, और उन्होंने उसी तरीके से एक जवाब भी दिया अपना। जी शेखर। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि कल जब मैंने ये तस्वीरें देखी रात के समय, तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं अपना गुस्सा जाहिर करूं या फिर इस पे हंसूं, क्योंकि बंद कमरों में, जैसे कि आपने पहले भी बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्षों की जो मुलाकात होती है, बैठक होती है, बंद कमरों में होती है, और उन बंद कमरों के पीछे क्या होता है वो तो वही जाने, क्योंकि सिर्फ वही चीजें बाहर आती हैं जिन पे डील होती है। और फिर आपस में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर आते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर वो मीडिया के सामने आती है। हाँ, ये बात और है कि कुछ सालों बाद जब वो राष्ट्रपति पद से या फिर प्रधानमंत्री पद से, राष्ट्राध्यक्ष के पद से हट जाते हैं, जब बायोग्राफी लिखी जाती है, जो सूत्रों से या उस पीएमओ में या फिर व्हाइट हाउस में या किसी उन कार्यालय में काम करने वाले लोगों से पता चलता है कि उस समय इस तरह की गर्माहट रही थी, रिश्तों में तलखी रही थी। अच्छा, यहाँ पर को मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अमेरिका हमेशा से मुझे ये लगता है कि जो देश आर्थिक तौर पर और सैन्य तौर पे मजबूत बनने की राह पर आगे बढ़ता है, महाशक्ति बनने की राह पे आगे बढ़ता है, तो उससे अमेरिका की जो संबंध है वो थोड़े कटु होने लगते हैं। जैसे एक समय यूएसएसआर के साथ, देन फिर उसके बाद रसिया के साथ हुए, आजकल वही जो संबंध है वो अब चाइना के साथ देखे जा रहे हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की बात कही तो उन्होंने रसिया पे नरमी दिखाई है, लेकिन वहीं उन्होंने चाइना पर कड़ा रुख अपनाया है, चाहे वो टैरिफ की बात हो या फिर अन्य चीजों की बात हो। लेकिन वहीं पर को रूस पे उन्होंने, अच्छा यहीं पर को मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि क्या इस हॉट टॉक के बाद जेलेंस्की एक पीड़ित के तौर पर दुनिया के सामने उभरे हैं? नहीं, सवाल पीड़ित के तौर पे की बात नहीं है कि अगर पीड़ित के तौर पे अगर उभरे भी हैं तो उससे क्या हासिल होगा जेलेंस्की को। अल्टीमेटली आप नेटो की भी अगर बात करिए, तो नेटो कंट्रीज में सबसे पावरफुल कौन सा देश है? अमेरिका। और अमेरिका। अमेरिका के पीछे ही पीछे यूरोपियन देश भी जाते हैं, और यूरोपियन देश में आप खास तौर से अगर फ्रांस को, इंग्लैंड को और जर्मनी को निकाल दीजिए, तो जितने भी सदस्य देश हैं उनके पास तो उनकी रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं है, उनके पास तो उस अमाउंट में हथियार, वेपन्स भी नहीं है।
तो अल्टीमेटली उनको किधर देखना है? वो यूरोप की तरफ देखें, यूरोपियन देशों की तरफ देखें या अमेरिका की तरफ बिल्कुल देखें। बिल्कुल। तो यूरोपीय कंट्री भी कुछ हद तक, जब तक अब देखिए कि अमेरिका क्या है, अमेरिका तो एक ही है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि अभी जनवरी के पहले तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था और बाइडेन प्रशासन पूरी तरीके से जेलेंस्की के साथ था। लेकिन अब जब ट्रंप आ गए तो अमेरिका जो है वो जेलेंस्की के जो है खिलाफ जा रहा है। वो कह रहा है कि भाई ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपने युद्ध को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको खत्म करिए। तो अल्टीमेटली अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तो जेलेंस्की को ही कसूरवार ठहरा रहा है। ठीक है? तो ऐसी सूरत में अगर जेलेंस्की को थोड़ी-सी संवेदना हासिल हो सकती है, थोड़ी-सी हो सकती है कि भाई ये रवैया नहीं सही था। सहानुभूति मिले। हाँ, ट्रंप का बेंस का रवैया नहीं सही था, लेकिन उससे उनको कोई कूटनीतिक तौर पे फायदा हो जाए, कोई राजनीतिक तौर पे फायदा हो जाए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आना अमेरिका के पास ही है। अच्छा, अमेरिका ही खासकर तब जब आपने उनको मेहमान के तौर पे बुलाया, अपने घर पे बुलाया, एक तरह से ये बेइज्जती के तौर पर भी देखा जा रहा है दुनिया के सामने। क्योंकि अगर तीसरे देश में अगर ये बातचीत होती, जैसे कि अभी दुबई में जो बातचीत हुई थी अमेरिकन प्रतिनिधियों और रशियन प्रतिनिधियों के बीच यूक्रेन और रसिया युद्ध को लेकर, तो अगर उस तरह की टॉक होती तो तब भी समझा जा सकता था। लेकिन आपने एक मेहमान के तौर पे बुलाया और एक तरह से ऐसा लगा कि आपने अपने घर पे बुला के मेहमान की बेइज्जती कर दी। आपको क्या हाँ, लगता है? इस तस्वीर को आप देखेंगे तो वही है कि जैसे नहीं होता है कि आप गुस्से में एकदम भरे हुए हो और जिससे गुस्सा है बिल्कुल। वो आप उससे टकराते हैं या वो टकराता है, तो आपने सारी भड़ास जो निकाल दी। ठीक है? लेकिन क्या है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है कि क्योंकि वहाँ अल्टीमेटली क्या है कि अपना इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो, अपना इंटरेस्ट सबसे ऊपर हर देश रखता है। और अमेरिका में जब ट्रंप ये बार-बार ये कहते हैं कि भई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को हमको इम्प्लीमेंट करना है, एक बार अमेरिका को फिर आगे बढ़ाना है, आगे लेकर के जाना है। और पिछले 4 सालों में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सबसे ज़्यादा जो है भ्रष्ट, धूर्त और ना जाने क्या-क्या वो शब्दों की का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे वो संज्ञा, विशेषण सारा चीज़ नवाज़ देते हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे। तो अमेरिका का ये मान के चलिए कि अमेरिका मतलब खास तौर से ट्रंप, जब वो मगा की बात करते हैं, तो मगा को हासिल करने के लिए वो एग्रेसिव एटीट्यूड वो हर उन देशों के खिलाफ लगाएँगे जो जिनसे उसकी नहीं बनती है। लिहाजा आज की डेट में अगर आप रसिया की बात करिए, तो रसिया और अमेरिका क्या है कि जब वर्ल्ड जो है पूरा 1991 के पहले तक, इवन जब हाँ। यूएसएसआर यूएसएसआर। डिसइंटीग्रेट हाँ। हुआ था, तो उसके पहले तक तो पूरा वर्ल्ड जो बाइपोलर था। बाद में क्या हुआ कि वो बाइपोलर के बाद जो धीरे-धीरे जब रसिया जो है डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, तो फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है बन गया। तो आज की डेट में क्या है कि अमेरिका की ये जो चाहत है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड, या चाइना की भी चाहत है कि यूनिपोलर वर्ल्ड बने जिसमें केवल एक राष्ट्र का, एक देश का दबदबा कायम रहे। लेकिन आज की जो मौजूदा स्थिति है, अब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के जरिए पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की वो इंटीग्रेट हो चुकी है। अब सबके स्टैक्स जो है दूसरे देश में लगे हुए हैं, तो कोई भी अब उस लेवल पे तो नहीं जाएगा कि जहां से ये स्थिति पीछे की तरफ चली जाए, असामान्य स्थिति का निर्माण हो। लेकिन एक बात तो सच है कि अगर बिना सोचे विचारे अगर हम अपने ही इंटरेस्ट को ऊपर रख करके चलते हैं, तो फिर तो नतीजा कुछ भी हो सकता है। और ट्रंप के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते कि आज वो क्या बोलेंगे, कल को वो क्या कहेंगे, परसों वो क्या कहेंगे, वो किसके ऊपर आक्षेप लगा देंगे, किसकी प्रशंसा कर देंगे। तो स्थिति है कि ट्रंप की जो बोली भाषा है, वो पूरी तरीके से दूसरे को भी हैरान कर देती है कि ये व्यक्ति आज जो है हमारी तारीफ कर रहा है, मेरे देश की तारीफ कर रहा है, मेरे रिसोर्सेज की तारीफ कर रहा है, और कल को ये कहता है कि भाई उसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो ट्रंप के बारे में ट्रंप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, उसके बारे में आप गेस नहीं कर सकते। और उससे भी बड़ी बात है कि वो व्यापारी व्यक्ति हैं और वो हर चीज फायदे के हिसाब से ही सोचते हैं। और जहां फायदा आ जाता है वहां पे नीति, नियम, कानून बहुत मायने नहीं रखता है। और अगर रखता भी है तो वो बहुत ही अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो रुख है रसिया को लेकर काफी नरमी भरा रहा है। उनके जो पहले कार्यकाल है 1.0 की बात भी हम करें तो उन पर रूसी एजेंट होने का भी आरोप लगा था, जिसकी बाइडेन प्रशासन, जब बाइडेन आए थे सत्ता पे, तो उनके खिलाफ जांच भी हुई थी। हाँ, तो ठीक ये है। हमेशा से ही इनका जो नरमी भरा रुख है रसिया को लेकर इतना क्यों रहा है? कि क्या अब रसिया के साथ वो संबंध सुधारना चाहते हैं, या उनका कोई अपना निजी हित है, या फिर उनको लगता है कि रसिया के साथ रहकर ही अब चाइना को एशिया में कड़ी टक्कर दी जा सकती है, अदरवाइज उसको रोकना नामुमकिन होगा। कहीं ना कहीं वो अब उनके भी अमेरिका में जो अहम है, घमंड है,
या कह सकते हैं कि मैं ही महाशक्ति हूँ। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जो आप कह रहे थे कि एक समय जो बाइपोलर हुआ करता था, अब वो अलग अलग महाशक्तियां, भारत उभर रहा है, चाइना उभर गया है, रसिया अपनी जगह महाशक्ति के तौर पे वो अपना हमेशा इसे कंपटीशन देता है अमेरिका को। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि रूस भी रूस के साथ जो नरमी का रुख जो बाइडेन प्रशासन ने अपना है, ये कहीं ना कहीं इसको लेकर है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं? आपको क्या लगता है ललित जी? हाँ शेखर, इसमें दो मतलब महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए जो कि जब रसिया यूक्रेन के बीच में वार शुरू हुआ 3 साल पहले, तो उस समय क्या कहा जाता था कि ये लड़ाई जो है मुश्किल से जो 4 दिन 5 दिन 7 दिन में निपट जाएगी, मतलब हाँ और बिल्कुल। निपट भी जाएगी, खत्म भी हो जाएगी और लड़ाई का नतीजा जो रूस के पूरा फेवर में चला पूरी दुनिया जाएगा। ने यही सोचा था कि 2 दिन में रूस अंदर घुसेगा और वो कर लेगा। हाँ वो तो अमेरिका ने इतना सपोर्ट किया और अदर कंट्रीज से काफी सपोर्ट मिला, और तो ये यहाँ तक खिंच तो गई। हाँ, तो मतलब पहला ये है कि जो 2 से 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते वाली लड़ाई थी वो 3 साल हो गए, ठीक है। लेकिन उसका एक पक्ष आप ये भी देखिए कि यूक्रेन रसिया के वार के बीच में भी और नेटो कंट्रीज के तमाम सैंक्शंस के बाद भी बहुत सारे हम्म। प्रतिबंध भी रसिया के ऊपर लगा दिया और उनको वार क्रिमिनल के तौर पे पुतिन को डिक्लेयर भी कर दिया। ये सारी स्थिति की उसके बावजूद आप देखेंगे कि 3 साल में जो रसा की इकोनॉमी है वो काफी तेजी के साथ बढ़ी है। उसकी इकोनॉमी को नुकसान नहीं हुआ। और ये वास्तव में ये शोध की भी बात है और अमेरिकन इस बात से हैरान हो गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की। हम ये सोच के चल रहे थे कि नेटो कंट्रीज एक साथ होकर के यूक्रेन को हम ऐसे मदद करेंगे और रसिया जो है डैमेज होगा, लेकिन रसिया का जो ट्रेड है, ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो तेजी से आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये निश्चित तौर बिल्कुल पे हैरान करने वाली बात तो अमेरिका के लिए भी थी और अमेरिका का मतलब है कि अगर रिपब्लिकन्स आते हैं तो उनको ये बात लगी कि एक देश जो कि दूसरे से युद्ध में है और वो 24/7 365 डेज लड़ाई लड़ रहा है और उसके बाद भी ये इनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो फिर हमारे लिए वो देश जो है वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे बन सकता है। वहां पे हम अपनी संभावनाओं को तलाश सकते हैं। एक तो पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज है कि साउथ चाइना सी में चीन से और अमेरिका के बीच की टक्कर जो है वो सबको पता है, आप भी जानते हाँ, हैं। जग साउथ चाइना जाइएगा सी को बिल्कुल। लेकर के हम्म। किस तरीके से रूस और हम्म। चीन के बीच में तनातनी जो है मेंटेन है, बनी हुई है। अब ऐसी सूरत में कि अगर रसा का सपोर्ट मिलता है तो रसा का सीधे साउथ चाइना सी से लिंक नहीं है, लेकिन होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं लड़ाई लड़ना चाहते हैं और कोई वहां का अगल बगल में ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति अगर आपके साथ उठ खड़ा होता है तो निश्चित तौर पे आपकी राह थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो ये है कि साउथ लेकिन ट्रम्प प्रशासन को ये समझने की जरूरत नहीं है कि रसिया अमेरिका से ज्यादा बेहतर दोस्त चाइना का है। देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या होता है कि कभी भी परमानेंट फ्रेंडशिप या परमानेंट फो वाला कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है जो है। वो जरूरत होती है कि आज की डेट में ये हो सकता है कि मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ जो कंट्री ए कंट्री बी के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से ताल्लुकात बहुत बेहतर है और हो सकता है कि 4 से 5 महीने के बाद उसमें परिवर्तन हो जाए, क्योंकि अब सबकी इकोनॉमी इंटीग्रेट हो चुकी है, सब लोगों का इन्वेस्टमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट है। अब फर्ज करिए कि अगर रसिया और चाइना के बीच में मंगोलिया है और मंगोलिया में अगर मान लीजिए कि भारत अपना स्टेक लगाता है वहां पे, ठीक है, तो हम्म। भारत अपने स्टेक को सेव करने के लिए वो किसके पास जाएगा? वो चाइना के पास तो जाएगा नहीं, वो रसा के पास हम्म। जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आज के मौजूदा दौर में सबके हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं हर हर कंट्रीज में अलग अलग जगहों पे और वो हम्म। सारी चीजें उसकी नीति को डिसाइड करती है कि हमें कैसे किस तरीके से चलना है। क्योंकि आप हम्म। देखेंगे कि रसिया चाइना, ठीक है, हम्म। यूक्रेन के सपोर्ट में जब अमेरिका आ गया जो है तो चाइना के पास ऑप्शन क्या था कि वो रसा के साथ जाता या रसा हम्म। मतलब न्यूट्रल होता, ठीक है। लेकिन अब जब क्या है कि धीरे धीरे नेटो का हिसाब किताब घटेगा, अमेरिकन इंक्लिनेशन जब रसिया की तरफ जाएगा तो निश्चित तौर पे चाइना को फिर विचार करना होगा कि अब उसका रास्ता क्या बनेगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि ये जो है ना वो मतलब हवा की तरह है। वो हवा का रुख जो है किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं जाएगा, कितना जाएगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की परिस्थिति है। तो इस हिसाब से अभी अभी की डेट में अगर आप देखेंगे तो अमेरिकन खासतौर से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि रसिया हमारे लिए बेहतर एक दोस्त। और रसिया के बारे में ट्रंप का एक सॉफ्ट एटीट्यूड पहले से भी था जो है, उनके पहले भी ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। और इस वाले में जब बाइडेन को वो पूरी तरीके से मान चुके हैं कि रसिया यूक्रेन वार में जो है बाइडेन ने अगर इंटरेस्ट नहीं लिया होता तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई कभी खत्म हो गई होती और हमारे लिए जो है हमको ट्रेड करने का एक बेहतर मौका मिल गया होता। तो अब चूंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में आए हैं तो प्रो रसन रसिया जो रुख लेकर के वो चीज चल रहे हैं और अब देखेंगे कि आने वाले समय में अगर कोई और बात होती है तो इस तरह की तलखी और कड़वाहट आपको नजर आएगा। अच्छा, ये जो
बाइडेन जो ट्रम्प प्रशासन है, ट्रम्प प्रशासन ने जो बात कही थी मिनरल रिसोर्सेज की, यूक्रेन में जो डील होने जा रही थी वो मिनरल रिसोर्सेज को लेकर है। काफी वहां पर माना जाता है कि काफी अच्छी मात्रा में मिनरल्स वहां के जो खदानों में है मौजूद है। तो ये जो डील थी ये सिर्फ मिनरल्स के लिए थी या फिर रसिया के साथ एक नरमी बरतने की या एक अच्छे संबंध सुधारने की दिशा में थी? क्योंकि रूस से तो अमेरिका को कुछ मिलना है नहीं, है ना, लेकिन यूक्रेन से काफी कुछ मिल सकता था, क्योंकि सिर्फ जेलेंस्की सिर्फ इतना ही मांग लेते कि हमें सिक्योरिटी की गारंटी दे दीजिए बस, लेकिन वहां पर को ट्रम्प ने इसके लिए भी मना कर दिया। तो केवल आपको देखिए लगता है कि सिर्फ यहाँ पर को सिर्फ मिनरल्स ही ये इस बातचीत के पीछे की वजह थी या कुछ और बहुत बड़ा कारण हो सकता है? नहीं, देखिए क्या है ना कि ये इसको आप पोस्चरिंग भी मान सकते हैं जो कि दुनिया हम्म, को एक मैसेजिंग भी करने का जो कि देखिए क्या है कि अमेरिकन हमारा जो रुख है यूक्रेन को लेकर के कि तब भी हार्ड था और मतलब ट्रम्प अपने भाई ट्रम्प जो कैंपेन जब कर रहे थे तो ट्रम्प बार बार ये बात कहते थे ना कि यूक्रेन को जो हमको समझाना पड़ेगा, जो है यूक्रेन को हमको बताना पड़ेगा, यूक्रेन जो है युद्ध के लिए जिम्मेदार है, वो तब भी बात कहते थे जो। तो आज जब सरकार में आए और उसके बाद जो है क्या है कि अपने स्टैंड को तुरंत चेंज करते हैं, तो ये अपने जो उनके वोट्स होते हैं, उनके जो वोट बैंक है, उनके जो हम्म, सपोर्टर्स हैं, उनको एक निराशा होती है। अब इससे हम्म, क्या है कि इसको ये मान सकते हैं कि ठीक है भाई, ट्रम्प जो कहा करते थे कि भाई कैंपेन के टाइम में यूक्रेन के प्रति जो धारणा उनकी थी, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति यहाँ आए तो उसी तरीके से वो पेश आए। एक तो ये है कि वो हम्म। दिखने वाली बात नहीं, जो लेकिन पूरी लेकिन लेकिन जो अमेरिका की जनता ने जो वोट किया था वो यूक्रेन रसिया जंग को खत्म करने के लिए था, क्योंकि अमेरिकी जो जनता है वो कहीं ना कहीं विक्टिम मानती है यूक्रेन को और हमलावर मानती है रसिया को। तो कहीं ना नहीं, कहीं नहीं, अमेरिकी अमेरिकन। अमेरिकी 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 जनता की जब बात करेंगे तो अमेरिकी जनता जब आप लेंगे जो सारा वोटर, तो उसमें डेमोक्रेट्स भी हैं, उसमें हम्म, रिपब्लिकन भी हैं। लेकिन ये खास तौर से तो अपने अपना जो रिपब्लिकन जो सपोर्टर्स हैं उनको तो मैसेज यही कन्वे कर रहे थे कि ये लड़ाई जो है किसी के इंटरेस्ट में नहीं है और लड़ाई को खत्म होना चाहिए। और हाँ जब ये बिल्कुल। पूछा जाता था कि लड़ाई जो है किसकी वजह से आप मानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो वो यूक्रेन को ज्यादा दोषी मानते थे, रादर रसिया रसिया से हम्म, ज्यादा दोषी यूक्रेन को मानते थे। लेकिन वो कहते थे कि लड़ाई का खत्म होना बहुत जरूरी है और वो केवल हम्म, रसिया यूक्रेन के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जरूरी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये जेलेंस्की आए तो अपने कैडर्स को एक सब मैसेज भी देना होता है कि भाई आप देखिए कि यूक्रेन के प्रति जो मेरा नजरिया था वो आज हम्म, भी मेंटेन्ड है, ठीक है। हम्म, लेकिन आने वाले समय में क्या है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इकोनॉमी को आगे आपको लेकर के जाना है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, आपको रिसोर्सेज भी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि सारे रिसोर्सेज अमेरिका में ही मिले, बहुत सारे रिसोर्सेज आउटसाइड अमेरिका मिल सकता है। तो यूक्रेन का जो मिनरल रिसोर्स है वो एक बड़ी चीज तो है, क्योंकि बार बार ट्रंप का तो यही नजरिया है कि अब जब ट्रंप कहते हैं कि भाई ठीक है, क्या है कि क्लाइमेट चेंज को छोड़ दो, डेवलपमेंट के एजेंडे पर आगे बढ़ो, ग्रीनलैंड के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है। तो ट्रंप का नजरिया क्या है कि वो किसी भी तरीके से जो भी रिसोर्स है उसका एक्सट्रैक्शन करो और यूएस इकोनॉमी को जो है आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो निश्चित तौर पे अमेरिका मतलब ट्रंप उस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मिनरल रिसोर्स पर उनकी नजर तो है। और जहां तक सिक्योरिटी की बात होगी, यूक्रेन की सिक्योरिटी की बात, तो अल्टीमेटली क्या है, नेटो ही तो है। और नेटो में हम्म, सबसे पावरफुल देश अमेरिका है। अमेरिका जिस दिन ये चाहेगा कि नहीं, हमको यूक्रेन के साथ इस तरीके से इस रास्ते पे चलना है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता जो कि फ्रांस, जर्मनी वो दिखावे की बात कर सकते हैं, वो विरोध की बात तो कर सकते हैं, लेकिन है कि अंदर हम्म, खाने उनको भी मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। क्योंकि अगर आप फ्रांस को, जर्मनी को, इंग्लैंड को अगर देख भी लें तो उनकी पूरी मिलिट्री जो पावर है, चाहे एयर पावर है, चाहे नेवी पावर है, वो अमेरिका से कहीं वो ठहरते नहीं। तो अमेरिका उनका मददगार रहा है नेचुरल अलाई के तौर पे, वो मान के चलते रहे हैं। तो इस कड़ी में पूरी पूरी वो ये चाहेंगे कि एक रास्ता निकले जिसमें यूक्रेन, होता है ना कि यूक्रेन को इस तरीके से मतलब पावर ब्रोकरेज करो कि यूक्रेन को ये मैसेज जाए कि भाई आपने 3 साल पहले जो बीच स्थिति बनी उसके लिए पूरी तौर पे आप जिम्मेदार थे। और कुछ इस तरह की व्यवस्था निकालो कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को सर्व करे, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट हमेशा मान के चलते हैं कि हमारा इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और उसके इंटरेस्ट पर कोई हार्म नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने उनको बोला, जब हॉट टॉक हो रही थी कि उन्होंने बोला कि हमने इतनी आपकी मदद करी और आपने आभार तक नहीं जताया, आपने थैंक यू तक नहीं बोला। तो जब उसके बाद वो बाहर आए, उन्होंने सबसे पहले अमेरिकन जनता को, जेलेंस्की ने धन्यवाद कहा, कांग्रेस को धन्यवाद कहा, राष्ट्रपति को धन्यवाद कहा, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद कहा, और साथ ही
लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल वो कर दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो जैसे कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप कह चुके थे कि आप हमारे ही भरोसे क्यों हैं, आप अपने यूरोपियन कंट्री से क्यों नहीं, अपने दोस्तों से क्यों नहीं सहायता मांगते हैं। तो जैसे ही वो एक बाहर आए, जब वो एक जब दो दो एक अपने घर पे बुला के उनकी एक तरह से बेइज्जती, लोगों ने देखा कि एक बेइज्जती टाइप की हुई है और एक विक्टिम टाइप के वो लगे, तो उनके बाहर आती सारी यूरोपियन जितनी कंट्री है, जर्मनी, कनाडा और बाकी जो देश हैं, सबके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, और उनको बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं किसी भी हालत में, और उन्होंने कथित तौर पर जिम्मेदार रसिया को ठहराया और यूक्रेन के सपोर्ट में कहा कि हम जितनी आपको समर्थन करते हैं, जितना आपको सपोर्ट करते हैं, जितनी आपको मदद कर रहे हैं, उससे हम ज्यादा बढ़कर करेंगे। अब कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि एक नाटो के इतर भी एक यूरोपियन कंट्री एक अलग से सेना या अलग से सैन्य संगठन विकसित करने के बारे में सोचे, क्योंकि अब अमेरिका धीरे धीरे, आपने देखा होगा बीच में कनाडा के साथ भी तल्खी देखी गई अमेरिकन संबंधों में, कभी बहुत बेहतरीन संबंध रहा करते थे यूरोप के साथ अमेरिका के, लेकिन अब वो धीरे धीरे खटास में वो संबंध आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में भी यूरोप अपना एक मजबूत सैन्य संगठन खड़ा करेगा, जिससे कि अमेरिका के मुसीबत के समय अमेरिका की सहायता या मदद नहीं लेनी पड़े? देखिए, अगर आप पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को देखें और पूरे यूरोप को इकोनॉमी को देखें, तो यूरोपियन इकोनॉमी अमेरिकन इकोनॉमी से कहीं आगे वो ठहरती ही नहीं है, उसके सामने नहीं ठहरती है। चूँकि यूरोप का भी जो फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है और जो और छोटे-छोटे देश हैं, जो नेटो के सदस्य देश भी हैं, उनकी पूरी-पूरी उसका नेता कौन है? उसका अगुवा तो अमेरिका ही है। तो आप ठीक है, अगर आप अमेरिका से अलग भी होते हैं, मतलब आप अगर इस तरह की कोई व्यवस्था करें, तो हो सकता है कि अमेरिका कल को ट्रम्प ये कह दें कि ठीक है, हमको नेटो में बने रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम नेटो में नहीं रहेंगे। और जब नेटो में नहीं रहेंगे, तो निश्चित तौर पे क्या है कि बहुत सारा जो अमेरिकन एड इन देशों को मिलता है, वो सारा बंद हो जाएगा। और इनकी अपनी इकोनॉमी इतनी सेल्फ सस्टेन्ड नहीं है कि उस बोझ को वो झेल सकें। तो ये पोस्चरिंग है कि ठीक है भाई, होता है ना कि अगर एक आदमी लड़ रहा है और 10 लोग उसको सपोर्ट किए हुए हैं, तो आपको अलग भी होना है, तो फिर एक मौका देख करके, समय देख करके धीरे-धीरे इस तरीके से निकलेंगे कि उसको भी खराब ना लगे और उसके बाद जो है हमारा काम बन जाए। तो अभी यूक्रेन के साथ क्या है कि ये एक जो भी कुछ वहाँ हुआ है, वो एक मैसेज देने की कोशिश हुई कि देखिए क्या है कि मोरली तो हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन सवाल मोरल से नहीं होता है। सवाल ये होता है कि अमेरिका जब असिस्टेंस देना बंद कर देगा, पूरी तरीके से गोला बारूद देना बंद कर देगा, तो फिर कितनी मात्रा में फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देश वो यूक्रेन को सपोर्ट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और यदि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड की पूरी क्षमता को देखिए, तो इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक लंबे समय तक यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे। तो आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं यूक्रेन को बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा। अब सवाल है कि ट्रंप उसको किस लेवल तक, कहां तक ले जाकर के झुकाने में कामयाब होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि आने वाले टाइम में यूरोपीय देश भी धीरे-धीरे आप देखेंगे कि अपना किनारा कसते हुए नजर आएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल फिर रैप अप करेंगे ललित जी। भारत की स्थिति क्या होगी अब? भारत कहां पर को अपने को रखेगा? क्योंकि एक तरफ उनके अमेरिका के साथ व्यापारिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध है, वहीं दूसरी तरफ लास्ट ईयर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री खुद यूक्रेन गए और कीव में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की और कहा कि हम युद्ध रोकने के लिए भरसक प्रयास करेंगे अपनी तरफ से। तो यहाँ पर को अब भारत की स्थिति क्या रहेगी इन दोनों के देशों के बीच में इतनी तल्खी देखी गई? देखिए, भारत ने तो बहुत ही स्पष्ट एक अपना रुख लिया, अपना स्टैंड भी ले लिया कि तटस्थ जैसा कोई शब्द ही नहीं है हमारे लिए। हमारी चाह ये है कि युद्ध जो है सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। और उन्होंने ये बात जो है रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के सामने भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कही थी। और उसके बाद भी मिले, जब वो रूस गए थे तब भी मिले। और उसके बाद जब उनके विदेश मंत्री यहाँ पे सरगेई लावरोव आए थे, तो भी उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन और रसिया वार पे हमारा, मतलब भारत का मत एकदम साफ है कि ये लड़ाई जो है रुकनी चाहिए। यही बात वो जेलेंस्की से भी कहते हैं। और यही बात जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिकन विजिट पे थे, तो वहां भी ये बात बोले जो है कि हमारा भारत का एकदम स्पष्ट मत है कि पूरे विश्व की तरक्की के लिए शांति स्थापित होना जरूरी है और लड़ाई किसी भी मसले का हल नहीं है। तो इंडिया का स्टैंड तो बहुत ही साफ है, क्लियर है कि भाई हम कोई पार्टी नहीं बनेंगे, न वो रसिया की तरफ से बनेंगे, न यूक्रेन की तरफ से बनेंगे, न तो अमेरिकन साइड से बनेंगे। हमारा एकदम व्यू साफ है कि लड़ाई किसी भी कीमत पे लड़ाई जो है वो खत्म होनी चाहिए।
तो इंडिया बड़ा सधे अंदाज में अपनी बात को रखा है, और मुझे लगता है कि अगर इसके बाद भी अगर कोई सवाल अगर बनता है तो इंडियन जो व्यू होगा वो इसी तरीके का होगा। चलिए, बेहद सार्थक चर्चा रही आज जो हॉट टॉक हुई यूक्रेनी राष्ट्रपति और अमेरिकन राष्ट्रपति के बीच। ऐसे ही प्रमुख मुद्दों और ताजा तरीन जो खबरें होंगी उस पर हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप और जो जेलेंस्की के बीच जो वार्ता हुई है उसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना और पढ़ना चाहते हैं तो देश द फेडरल.com पे जाकर आप लॉग इन कर सकते हो और बेहतरीन खबरें और बेहतरीन मुद्दों पर अपनी जो आप चाहते हैं समझना वो पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेना चाहूँगा, और ऐसी ही जो वीडियो है जो प्रमुख मुद्दे हैं उसको देखने और समझने के लिए हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू शेखर। थैंक यू ललित जी।